विकल्प में कोई ना कोई जोखिम जरूर होता है। किसी भी निवेश विकल्प को सही या गलत आप तभी ठहरा सकते हैं जब वो आपके लिए हो या आपके लिए नहीं हो, यानी आपके लक्ष्यों के तहत हो, आपकी जोखिम उठाने की क्षमता के तहत हो, तब जाके उस निवेश विकल्प को अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं मनी मंत्रा और इसी तरह की निवेश की बारीकियों से आपको हर रोज रूबरू कराते हैं इस खास शो में आज क्या है खास बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये जो शो है वो लाइव जा रहा है फेसबुक पर, ट्विटर पर और यूट्यूब पर। अगर आप अपना कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं, तो झटपट अपना सवाल डालिए कमेंट बॉक्स में और हम देंगे आपके सवालों के जवाब लाइव। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है आज ऑन द शो। मनी मंत्रा पर आज कम जोखिम वाले निवेश पर रणनीति। जानिए क्या होते हैं ईटीएफ और इंडेक्स फंड और क्यों इनमें निवेश करना किफायती है। म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान कैसे अलग है डायरेक्ट प्लान से। डायरेक्ट प्लान में आपको एनएवी ज्यादा कैसे मिलती है। और हमारे एक्सपर्ट से पूछिए अपने सवाल, लाइव अपने सवाल डालिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर। चलिए आज के तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। सुब्रमण्यम के सीईओ पीवी सुब्रमण्यम हमारे साथ हैं और साथ ही मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर फंड रिसर्च कौस्तुभ बेलापुरकर भी इस खास पेशकश में मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। अलग अलग मुद्दों पर हम बात करते हैं। जहां तक निवेश की बात है, मनी मंत्रा की खासियत यही है कि हम न सिर्फ आपको बताते हैं कि आपके लिए कौन सा निवेश सही है, बल्कि आप अपने निवेश के फैसले खुद ले सकें, इसके लिए भी आपको सक्षम बनाते हैं। तो कौस्तुभ, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं रेगुलर प्लान्स की और डायरेक्ट प्लान्स की। अमूमन जिस तरह के स्कीम्स अवेलेबल होती हैं म्यूचुअल फंड हाउसेज में, निवेशकों को कई बार आजकल तो समझ है ही किस तरह के प्लान्स लेने चाहिए, लेकिन एक बेसिक आम आदमी के लिहाज से, लेमैन के लिहाज से मैं रेगुलर प्लान्स के बारे में समझना चाहूं तो ये किस तरह के प्लान्स होते हैं। जी कविता जी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम समझे कि रेगुलर प्लान्स और डायरेक्ट प्लान्स क्या होते हैं। तो जैसे हम बात करें कि ये दो शेयर क्लासेस जो क्रिएट किए हैं, जो इनका बेसिक डिफरेंस जो होता है वो एक्सपेंस रेशियो में होता है कि एक जो है रेगुलर प्लान जिसमें आप जाएंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, जिसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहता है, और डायरेक्ट प्लान जो होता है जिसमें क्योंकि वो डायरेक्ट प्लान होता है उसमें कमीशन एम्बेडेड नहीं होता है, इसलिए उसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, वो सस्ता होता है। बट अगर आप कोई भी आम निवेशक के बारे में सोचें तो काफ़ी निवेशक जो नए निवेशक हैं उनको इन्वेस्टमेंट, वो पहली बार इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, उनको शायद पता नहीं है कि कौन से टाइप के फंड लेना चाहिए, कैसे गोल्स फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए। तो हम बोलते हैं कि आप सिर्फ कॉस्ट की तरफ मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कॉस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एक बार आपका ठीक से तैयार हो गया हो तो। और अगर ये आप खुद ना कर पाए क्योंकि आपके पास शायद समय नहीं है, नहीं तो इतनी जानकारी नहीं है, तो वो बहुत हानिकारक होगा कि आप सिर्फ कॉस्ट देख के आप डायरेक्ट प्लान में जाएं जो ज़्यादा सस्ते होते हैं, और आप क्योंकि जो फिर जम जैसे बोलते हैं काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, आप गलत इन्वेस्टमेंट्स उठा सकते हैं। तो रेगुलर प्लान जो है, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आपको आपका कंडीशन, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करके समझ सकते हैं कि आपको अच्छा ये ऐसा आपकी नीड्स हैं, आपका ये इन्वेस्टमेंट होराइजन है आपका, तो ये कुछ आपके पोर्टफोलियो में बेहतर फिट होंगे, वैसे ही आपको वो सलाह दे सकते हैं, आपको वो बता सकते हैं कि ये फंड टाइप्स आपके लिए सूटेबल रहेंगे। तो मेरे को लगता है जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको ज़रूर ये दिमाग में रखना चाहिए कि आप सलाह की सहायता लीजिए, खुद ना करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। और रेगुलर प्लान्स आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाएंगे, आपको ऑब्वियसली वो देखना पड़ेगा कि जिसके साथ आप काम करना चाहें उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कैसी आपको सलाह दे रही है। वो आपका पैसा है तो आपको ये सोचना ज़रूरी है। पर
आप जाके उनकी सलाह और भी कई जरूर लीजिए। पेचीदगियां हैं मेरे ख्याल से। सबसे पहले जो आपने बताया वो तो नोट डाउन करना ही चाहिए, जो भी आपको इस वक्त सुन रहे हैं। लेकिन पीवी जी, पीवी सर, ये बताएं, कॉस्टिंग के लिहाज से भी काफी हद तक फर्क पड़ जाता है, जिसके लिए भी लोग डायरेक्ट प्लान्स को ज्यादा तवज्जो देते हैं, दिलचस्पी ज्यादा इनमें दिखाते हैं। कॉस्टिंग का इम्पैक्ट मुझे बताइए कितना पड़ता है, और आप मुस्कुरा रहे हैं, इसके पीछे आपकी वजह क्या है, मुझे ये बताइएगा। हम अमेजोन वाले कंट्री में हैं, अभी अमेजोन है तो हमको सबसे सस्ता और सबसे अच्छा चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आपको पता ही नहीं है, हमारे म्यूचुअल फंड भाइयों ने 4000 स्कीम्स बनाई हैं, उसमें से आपके लाइफ में आपको 4 चाहिए। तो 4000 में से 4 ढूंढने की अगर आप शक्ति रखते हैं, क्षमता रखते हैं, तो बेहद आपको, बेशक आपको जाकर के डायरेक्ट प्लान करना चाहिए। हाँ, कॉस्ट में फर्क पड़ता है, हाँ पड़ता है। कब पड़ता है? जब आपके पास 4-5 करोड़ रुपए आ जाएगा, फिर कॉस्ट में फर्क पड़ता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप ये मानते हो कि आपको कुछ भी कॉस्ट इनकर नहीं करना है, आपको ब्रोकरेज भी नहीं देना है और फीस भी नहीं देना है, अगर आप ये मानते हो कि 15-20 हजार रुपये आपको फीस लगेगी, फिर आप डायरेक्ट प्लान में जा रहे हो, तो फिर आप सोचिए 5,000 के SIP के लिए आप कितना फीस दे रहे हो। करेक्ट। तो जब आप बहुत छोटे हो, जब आप 25-30 हजार रुपया से ज्यादा मासिक निवेश नहीं कर रहे हो, तब आपको डायरेक्ट प्लान महंगा पड़ेगा अगर आप एडवाइस सीख करेंगे तो। अगर आपको एडवाइस भी नहीं चाहिए, आप खुद डायरेक्ट प्लान में निवेश करना चाहते हैं, तो हाँ, ये हो सकता है, लेकिन उसमें उतना ही जोखिम भी है। तो ये ना सोचे। आप मुझे एक बताइए, जब आपको बाहर खाना खाना होता है तो आप क्या जाकर के ढूंढते हो सबसे सस्ता बटाटा वड़ा कहाँ मिलेगा, या सबसे सस्ता पाव वड़ा पाव कहाँ मिलेगा? आप नहीं ढूंढते हो, आप पूछते हो कहाँ करते हो, कैसे करते हो, टेस्ट कैसा है। वैसा ही आपको निवेश भी ऐसा ही करना चाहिए। लोगों को पूछना चाहिए आपका एडवाइजर कौन है, क्या है, फिर आपको निवेश करना चाहिए। हाँ, अगर आपको पूछना भी नहीं है और अगर आपको डायरेक्ट निवेश करना है, तो एक ही प्लान है, वो है इंडेक्स फंड। अगर आपको इक्विटी में रहना है तो, अगर इक्विटी में रहना है तो इंडेक्स फंड, और अगर डायरेक्ट में डालना है और अगर आपको डेट फंड में डालना है तो मैक्सिमम आप अल्ट्रा शॉर्ट तक डाल सकते हो, मतलब ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड, ये और इंडेक्स फंड भी अगर आप 10 साल की दृष्टिकोण रखते हैं तो ये सब आपको कौन समझाएगा? कौन आपको समझाएगा कि ये फंड में नहीं डालना चाहिए? अभी तो आदमी देखेगा, बोलेगा अरे वाह, एनर्जी फंड तो बहुत अच्छा कर रहा है, चलो उसमें डाल देता हूँ। 2 महीने उसके NAV भी बढ़ेंगे, उसके बाद इतना जोर से गिरेगा कि उसको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। राइट। सो आपको मार्गदर्शक कोई चाहिए, एक गाइड चाहिए, हर एक बंदे को एक हनुमान चाहिए जो उनके हाथ पकड़ के बताए क्या करना है। वो आपको लगता है कि गाइड नहीं चाहिए, तो इंडेक्स फंड 10 साल SIP दैट विल वर्क। नहीं तो ये डायरेक्ट फंड जो है वो एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर के लिए है, हर एक बंदे को उसमें नहीं घुसना चाहिए। बिल्कुल। और गाइड के लिहाज से देखा जाए, मनी मंत्र आपके पास तो है ही, लेकिन उसके अलावा हम हमेशा कहते हैं कि आपके पास एक आर्थिक सलाहकार तो होना ही चाहिए। लेकिन इन दोनों तरह के प्लान्स का NAV के साथ क्या कनेक्शन है? मेरे ख्याल से कौस्तुभ आपके पास में आऊंगी इस सवाल को लेकर। मेरी NAV कितनी ज्यादा या कम होती है रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में? देखिए कविता जी, इनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है, डिफरेंस अगर इक्विटी फंड की बात करें तो किसी में 50.5% का डिफरेंस रहता है, किसी फंड क्या में, होता equity है fund और में। ये कैसे गिना जाता है? जी, तो जैसे आप देखेंगे इसका ये जो टोटल जो एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, ये अपने जो जब मैनेजर इन्वेस्ट करता है तो ये कटता है आपके फंड के NAV से इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस रेशियो का जो एडजस्टमेंट होता है। अगर रेगुलर प्लान का सपोज एग्जांपल लिया जाए, एक्सपेंस रेशियो 1.5% है, तो डायरेक्ट प्लान का शायद 8% से कम हो सकता है, वो 0.8% होता है। तो ये 0.7% आपका जैसे मैंने बोला एक्सपेंस रेशियो में बच रहा है तो हर साल 2 साल वो बचता रहेगा। पर जैसे मैं बोल रहा था और सुब्रमण्यम जी ने भी बहुत ही अच्छी तरह से बोला कि अगर आप सिर्फ वो सोच के जाएं और आप इन्वेस्टमेंट करें कि ये सस्ता है और मैं ये ले सकता हूं, जैसे और एक एग्जांपल देना चाहता हूं, अगर आपको खांसी और बुखार हो, या आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं या खुद दवाई ले सकते हैं ना। मोस्ट ऑफ अस विल प्रेफर कि हम जाके डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं उसमें, और हम एक्सपर्ट की सलाह लेके ही वो दवाई लेना चाहते हैं जो सही दवाई है, जो हमें ठीक करेंगे। वैसे ही अगर आपका नॉलेज अच्छा है, आप समय खर्च कर सकते हैं, तो आप जरूर डायरेक्ट प्लान में जाइएगा। नहीं तो आप सलाह का थोड़ा ज़्यादा महंगा रहता है, बट आप सही डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि अगर आपने गलत डिसीजन अभी लिया, जैसे आपका इन्वेस्टिंग जर्नी चालू कर रहे हैं, तो वो
उसका जो इतना हानिकारक हो सकता है कि आगे बढ़ के वो 0.7 बचाने के मामले में आप 10%, 20%, 30% भी गंवा सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको दिमाग में रखना चाहिए कि हाँ, सस्ता है तो एनएवी डायरेक्ट प्लान का ज़्यादा होगा, बट आप में वो काबिलियत है कि आप वो खुद डिसीजन ले पाएँ। अगर नहीं ले पाएँ तो आप ज़रूर किसी की सलाह लीजिए और डायरेक्ट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। अब मुझे ये समझना है पीवी सर आपसे कि अगर मेरे पास रेगुलर प्लान्स मैंने शुरुआती दौर में ले लिए, ठीक है, कुछ समय तक मैंने बाजार में निवेश किया, धीरे धीरे बाजार को लेके अपनी समझ भी बढ़ाई, जागरूकता बढ़ाई, जानकारियां तमाम जगहों से मैंने ली है। अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने म्यूचुअल फंड्स को खुद ट्रैक कर सकती हूँ। क्या अब मैं रेगुलर प्लान में से अपने आप को शिफ्ट कर सकती हूँ डायरेक्ट प्लान्स में? ये प्रोसेस क्या है, कितना किफायती, कितना महंगा होगा? नहीं, ये महंगा तो नहीं होगा, डेफिनेटली किफायती होगा, लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि इसमें आपको कैपिटल गेन्स लगेगा, क्योंकि एक है कि आप एक रिडीम कर रहे हैं और वापस एंट्री कर रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा केयरफुली करना चाहिए। मतलब हर साल आप इतना कीजिए कि आपका 1 लाख रुपए से कम रहे अपना कैपिटल गेन्स टैक्स। हाँ, अगर आपकी निवेश 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, तो फिर आप वो नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपका निवेश 5 लाख है और वो जो 8 लाख 9 लाख हो गया है, तो उसको अगले 2-3 साल में स्लोली कर सकते हैं, या तो एक साथ करके उसमें 10% टैक्स भर सकते हैं। बट हाँ, पक्का आप निवेश चेंज कर सकते हैं फ्रॉम रेगुलर टू डायरेक्ट प्लान्स। उसमें आपका पैसा हर साल बचने वाला है, जो कमीशन है वो बचने वाला है। और परफेक्टली राइट, जैसे आपने कहा, आपकी अभी ये बढ़ गई है, क्षमता बढ़ गई है इन्वेस्ट करने की, आप जानकार हो गए हो, आप मनी मंत्रा रेगुलरली देख रहे हो, तो आपकी समझ बढ़ गई है और आप कर रहे हो, तो आप कर सकते हो। नहीं तो आप जरा संभाल के कीजिए, बट एक चीज याद रखिए, जब आप शिफ्ट करोगे उसमें कैपिटल गेन्स टैक्स जरूर लगेगा। बिल्कुल, लेकिन ये जो शिफ्टिंग के प्रोसेस की मैं बात कर रही हूँ कौस्तुभ, ये एएमसी टू एएमसी किया जा सकता है या केवल स्कीम टू स्कीम किया जा सकता है? आपको ऑब्वियसली स्कीम टू स्कीम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका वो तो जैसे अगर आपके पास 10 फंड है तो हर फंड का वो आपको चेंज करना पड़ेगा। दैट्स, आई मीन, वो ऑपरेशनली हो सकता है प्लेटफॉर्म्स जो आपको अलाउ करेंगे वो करने की। बट हाँ, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टैक्स आपको याद रखना पड़ेगा कि वो क्योंकि वो आपको लगेगा डिपेंडिंग ऑन योर आपका होल्डिंग पीरियड कितना था, वो आपको याद रखना पड़ेगा कि वो आपका लग सकता है, और कितना अमाउंट है वो डिपेंड करेगा आप कितना होल्डिंग पीरियड और कितना कैपिटल गेन हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर अगर आप भी कंफ्यूज है अपने लिए रेगुलर या डायरेक्ट प्लान, क्योंकि अक्सर जब भी हम किसी भी म्यूचुअल फंड की जो रेटिंग्स हैं या जो परफॉर्मेंस बताती हैं जो वेबसाइट्स, वहाँ जाते हैं तो अक्सर रेगुलर डायरेक्ट प्लान को लेकर आपको ऑप्शंस दिखाई देते होंगे। उसमें अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आज उसको लेकर हमने ये क्लैरिटी आपको दे दी है। लेकिन अगला मुद्दा जो मनी मंत्रा पे आज हम बात करने वाले हैं वो है इंडेक्स और ईटीएफ का। पीवी सर, शुरुआत में आपसे करूंगी और सबसे पहले हम ईटीएफ्स की बात करते हैं। ईटीएफ्स किस तरह से एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है माने जाते हैं, और ईटीएफ्स में किस तरह से आपको निवेश करना चाहिए? ईटीएफ में निवेश करने के लिए आपको एक ब्रोकरेज अकाउंट चाहिए होगा और एक डीमैट अकाउंट चाहिए होगा, जो आपको रेगुलर फंड्स में जरूरत नहीं है। ईटीएफ जो है नॉर्मली पैसिव होता है, क्योंकि हमारे पास बैंकिंग ईटीएफ हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक ईटीएफ हो सकता है, पीएसयू बैंक ईटीएफ हो सकता है। जितने भी इंडेक्स हैं उतने बनता ETF है। और होने इसको की पैसिव क्षमता है। इन्वेस्टमेंट हम क्यों कहते हैं? क्यों आपने कहा कि बैंकिंग और तमाम सेक्टर्स के हमें ईटीएफ मिल सकते हैं या हैं? पैसिव फंड इसीलिए कहते हैं कि जो फंड मैनेजर है वो उसमें बहुत कम काम करता है, उसको यही है कि उसका जो पूरा इंडेक्स है वही खरीदना है। तो अगर बैंकिंग ईटीएफ आपने खरीदा और उसमें 40% एसबीआई है, तो फंड मैनेजर को कुछ अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है, तो वो सॉफ्टवेयर ही खुद कर लेता है कि आज 100 रुपये अगर मैं निवेश कर रहा हूँ, उसमें से 40 रुपया एसबीआई में निवेश हो जाएगा। तो वैसे पैसिव है, वो फंड मैनेजर को कुछ करना नहीं पड़ता है। द होल पैकेज इज ऑलरेडी गिवन। मतलब आपको इंडेक्स में डालना है तो निफ्टी में डालना है, सेंसेक्स में डालना है तो 30 कंपनी लेना है, 50 कंपनी लेना है, वो तय है। कितना परसेंटेज में लेना है वो भी तय है। एक ही चीज है, जैसे उसका नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये फंड खरीदने के लिए आपको म्यूचुअल फंड के पास आने की जरूरत नहीं है। रिडम्पशन के लिए भी आपको म्यूचुअल फंड के पास आने की जरूरत नहीं है। ये आप मार्केट में ले बेच कर सकते हैं। तो ये मार्केट में कोट होता है, तो मार्केट से आप ले करके मार्केट में आप बेच सकते हैं। तो आपको पैसा आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आप शायद म्यूचुअल फंड का
म्यूचुअल फंड के ऑफिस को आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आप अगर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं जो नॉन ईटीएफ है, तो आपको शायद जाना पड़ेगा, या तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। ये भी ऑनलाइन होगा, लेकिन एक ब्रोकर के अकाउंट के थ्रू होगा। इसमें आपको एएमसी से कोई संबंध नहीं है। जैसे अगर आपको शेयर्स रिलायंस के लेने हैं, तो आपको रिलायंस में नहीं जाना पड़ता है, आपको आपके ब्रोकर को बोलना पड़ता है मेरे लिए रिलायंस का शेयर्स ले लो। वैसा ही है, अगर आपको एसबीआई का ईटीएफ लेना है, तो आपके ब्रोकर को बोलना पड़ेगा कि मेरे लिए ये एसबीआई का ईटीएफ ले लो, बस वो खरीद लेगा। या तो आप ऑनलाइन जाकर के खुद ले सकते हैं, आपको एसबीआई के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, एसबीआई की वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होने की वजह से आप कभी दिन में खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, एंड ऑफ द डे बेच सकते हैं, तो आपको पैसा 1 या 2 दिन जो सेटलमेंट का है उसने में आपको मिल जाएगा। और उसके सामने कोई और शेयर लेना चाहते हैं, आप एसबीआई का कोई ईटीएफ बेच के उसके सामने रिलायंस का शेयर लेना चाहते हैं, वो भी हो जाएगा। तो ऐसे में कौस्तुभ, हम चुनाव कैसे करें कि किसका शेयर लेना चाहिए, फंड लेना चाहिए, ईटीएफ लेना चाहिए? जी कविता जी, सबसे तो महत्वपूर्ण बात वापस आ जाती है कि आपको आपका एसेट एलोकेशन क्या है, आपको किस टाइप के फंड में इन्वेस्ट करना है। जैसे इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ्स भी काफी टाइप के हैं। जैसे सुब्रमण्यम जी ने बोला, कुछ थीमेटिक टाइप्स होते हैं, या जो नॉर्मल ईटीएफ्स होते हैं, जैसे निफ्टी पकड़ लीजिए या सेंसेक्स पकड़ लीजिए या मिड कैप। आजकल तो काफी इंटरनेशनल फंड्स के ईटीएफ्स भी अवेलेबल हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको पहले सोचना है कि आपका जो एसेट एलोकेशन है, आपको किस टाइप का एक्सपोजर लेना है। आपको लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करना है कि मिड कैप में करना है कि बाहर की कंपनियों में करना है, वो सबसे पहली बात होगी। आपको सोचना पड़ेगा कि आपको कहाँ से किस टाइप का एक्सपोजर लेना है, उसी के हिसाब से आप ईटीएफ लेंगे। बस मैं और एक बात कहना चाहूँगा ईटीएफ के बारे में कि कभी-कभी लिक्विडिटी थोड़ा कंस्ट्रेंट हो सकता है, तो ये इन्वेस्टर्स को माइंड में रखना पड़ेगा जब वो बाय सेल कर रहे हैं कि जो भाव कोट हो रहा है वो फेयर प्राइस है कि नहीं ईटीएफ में। पीवी सर, अक्सर ईटीएफ को लेकर ना हम बहुत सारे ऐसे टर्म्स सुनते रहते हैं जो अमूमन बाजार के एक्सपर्ट्स भी कहते रहते हैं कि इनमें लिक्विडिटी कम होती है। ये खरीदे और बेचे कैसे जाते हैं? और जब हम कहते हैं कि लिक्विडिटी कम होती है, इसका मतलब क्या है? मैं एज अ कॉमन इन्वेस्टर इस टर्म को कैसे समझूं? नहीं, एक्चुअली एज अ कॉमन इन्वेस्टर आपको कुछ बहुत इसका लिक्विडिटी का टेंशन नहीं लेना है। हाँ, अगर लोग करोड़ों में खरीदना बेचना मतलब चाहते क्या हैं है? तो टेंशन नहीं लेना है वो तो ठीक समझाया आपने, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का देखिए, अगर आपके पास कोई भी म्यूचुअल फंड है और उसका एनएवी 12 रुपया है, आप उस म्यूचुअल फंड में जाके बोले मुझे ये रिडीम करना है, तो वो कर देंगे। 3 दिन में आपको पेमेंट मिल जाएगा। कोई आपको इसकी चिंता ही नहीं करना है कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ईटीएफ है, उसका एनएवी 20 रुपया है और मार्केट में उसका कोटेशन 19 रुपया चल रहा है, तो मतलब आपको 19 रुपये में बेचना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको 20 रुपया मिलेगा। हाँ, आप खरीदने जाओगे तो शायद आपको 21 में मिलेगा, आप बेचने जाओगे तो शायद आपको 19 में मिलेगा। उसमें उतनी लिक्विडिटी नहीं रहती है जितने के ओपन एंडेड फंड्स में होता है। लेकिन दिस रिस्क इज देयर, लेकिन ये रिस्क उनको डरना चाहिए जो बहुत बड़े अमाउंट के खेलते हैं। जो छोटे अमाउंट से करते हैं उनको ठीक है, उसको एग्जिट लोड समझ के आप एग्जिट कर लीजिए। अगर आपको एग्जिट करना है तो कर लीजिए, बट हाँ, जो कौस्तुभ साहब ने बोला कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है कभी। ऐसा नहीं है कि अभी आप रिलायंस देखिए या एसबीआई देखिए, एचडीएफसी देखिए, इसमें बहुत से ट्रांजैक्शन होंगे। मतलब आपको अगर 9:30 को बेचना है तो 9:31 को आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा, या 9:30 में हो जाएगा। बहुत लिक्विडिटी होने की वजह से आप कोई भी क्वांटिटी ले बेच कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा। अगर 12 रुपए का एनएवी है और आप देख रहे हैं वहां 11.5 और 12.5 का भाव है, मतलब आप बेचने जाओगे तो आपको 11.5 मिलेगा, आप लेने जाओगे तो आपको 12.5 मिलेगा, ये भी हो सकता है। मतलब ये जो जॉबिंग डिफरेंस है वो आपके लिए एक एग्जिट लोड सा बन गया है। तो वो हो सकता है आपको कभी डेस्परेटली बेचना पड़ेगा तो बहुत हालत खराब हो सकती है। तो आपको जो जहाँ बहुत लिक्विडिटी चाहिए उसमें यू आर बेटर ऑफ कि आप कोई म्यूचुअल फंड में रखें जहाँ रिडम्पशन हो जाए। लेकिन आप ये सोचिए, अगर म्यूचुअल फंड आप रिडीम करने के लिए वेट करेंगे 2 दिन 3 दिन तक, तो उसका भी एनएवी चेंज हो सकता है। तो कोई आई डोंट थिंक छोटा निवेशक जो है उसको इसके बारे में बहुत चिंतित होना चाहिए, क्योंकि उसकी क्वांटिटी 5,000, 10,000, 20,000 रुपये के लिए नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, बड़ी अगर रकम है तो लिक्विडिटी के, अगर बड़ा इन्वेस्टर है और ये हो सके कि वो उसको 2 करोड़ 4 करोड़ एक साथ निकालना पड़े,
तब शायद लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। 50,000, 15,000, 20,000 अगर निकालना चाहते हो तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। कौस्तुभ, किफ़ायती ETFs होते हैं क्या? इनमें कॉस्टिंग किस तरह से काम करती है और इनकी तुलना क्या मैं इंडेक्स फंड से कर सकती हूँ? जी करता है। तो इंडेक्स फंड्स का और ETFs का सबसे जो एक तो ईज ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे सुब्रमण्यम जी ने बताया, और उनका जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी लो कॉस्ट होता है। काफ़ी ETFs जो हैं सिर्फ 0.1% का एक्सपेंस उनमें चार्ज होता है, और ऑब्वियसली जो आप जब ब्रोकरेज के थ्रू करें जितना ब्रोकरेज आपको थोड़ा सा वो देना पड़ेगा। बट अगर आप बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें ये कैसे यूजफुल रहते हैं कि अगर आप कोई नए निवेशक हो और आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, पर आपको पता नहीं है कि मैं कौन सा फंड लूं, कि जैसे अभी हमारे मार्केट में शायद कुछ 400 फंड इक्विटी फंड्स ही हो गए हैं। आप या सोचते रहें कि मैं कौन सा फंड लूं, या आप मार्केट में अगर निवेश करना है तो आप या निफ्टी या सेंसेक्स वाला ETF या इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं। तो आप एटलीस्ट आपका इन्वेस्टिंग जर्नी चालू करें, क्योंकि इन्वेस्टर्स के ये ना हो कि आप सोचते रहें कि कौन सा फंड लूं और मार्केट आप मार्केट से पीछे रह जाएं। तो ये एक बहुत वो ईज ऑफ ट्रांजैक्शन और ईज ऑफ डिसीजन मेकिंग जो हो जाता है वो ETFs और इंडेक्स फंड्स में होता है। इंडेक्स फंड्स एक टाइप के वैसे ही हैं जैसे पैसिव इन्वेस्टमेंट जो बोलते हैं, कि वो एक इंडेक्स को मिरर करेंगे, बस उनका जो परचेज और रिडेम्पशन होता है वो एक कोई भी बाकी म्यूचुअल फंड के जैसे होता है, कि आप या ऑनलाइन या डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू आप परचेज ट्रांजैक्शन या बेचने के लिए रिडेम्पशन डाल सकते हैं, और वो उनका जो T+3 टिपिकली जो साइकिल रहता है, आपको पैसा 3 दिन में मिलेगा इक्विटी फंड्स के लिए, वैसे रहता है। उनका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा एज कम्पेयर टू ETFs, बट एज कम्पेयर टू जो एक्टिव फंड्स होते हैं उनसे काफ़ी कम होता है। बट जैसे मैंने बोला कि जो ईज होता है डिसीजन मेकिंग, आपको मार्केट में उतरना है पर आपको पता नहीं कौन सा फंड, इंडेक्स फंड और ETFs एकदम बढ़िया यूजफुल ऑप्शन है आपको इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आपको एक्सपोजर वो लेना हो। PV सर, काफ़ी कुछ तो आपके देखिए फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं कमाई के मौक़ों की बात करूं तो अगर मैंने केवल ETF या इंडेक्स फंड में ही अपने पैसे लगाए हैं तो कहीं ना कहीं जो एक्टिव फंड्स में फंड मैनेजर की खासियत और एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा मुझे मिल सकता है, कहीं ना कहीं वो मिस आउट हो जाता है। हाँ, मिस आउट हो जाता है, लेकिन आपको कैसे पता कि कौन सा फंड लेना चाहिए, कौन सा एक्टिव फंड लेना चाहिए, वो भी तो प्रॉब्लम है। तो एग्जैक्टली आपको वही फंड लेना चाहिए जो उस टाइम अच्छा चले, ये बहुत ही मुश्किल है। और अच्छा, आप एक फंड मैनेजर को देखोगे और वो फंड मैनेजर से बात करोगे और कहेगा नहीं मुझे रिलायंस की बैलेंस शीट अच्छी नहीं लगती, मैं रिलायंस में निवेश नहीं करूंगा, तो उसने निवेश नहीं किया तो उसकी फंड की परफॉर्मेंस शायद खराब होगी क्योंकि उसने रिलायंस नहीं खरीदा। लेकिन आपको तो वो फंड ही चाहिए थी जो रिलायंस में निवेश ना करे, राइट? तो आपकी पसंद क्या है और मार्केट में क्या चलती है। आपको HDFC बैंक बहुत अच्छा लगता है, आपके फंड मैनेजर ने वो लिया है और पता चला कि एक्सिस बैंक चल रही है, तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको ETF भी लेना है, आप बैंक ETF लोगे और पता चला कि PSU बैंक ETF ज्यादा चली, प्राइवेट सेक्टर ETF कम चली, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। और ETF भी कौन सा पता नहीं, इंडेक्स फंड भी कौन सा पता नहीं, तो एक सिंपल सा इंडेक्स फंड में रखिए और अगर 10 साल आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यू हैव नॉट डन टू बैडली। तो एक्चुअली कविता जी, ये इट्स मोर अबाउट बीइंग एबल टू सिट टाइट। अभी मार्केट 60,000 के इंडेक्स पे है, अगर मार्केट 60,000 से गिर के 45,000 हो जाती है या 48,000 हो जाती है, तो 48 से वापस वो 60 होती है 5 साल में। सपोज 2021 चल रहा है, 2025 में हो गई, चलो 4 साल में हो गई, तो क्या ये 4 साल आप बैठे रहेंगे मार्केट में या आप भाग जाएंगे? उस पर निर्भर होता है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। ना ये कि आप इंडेक्स फंड में डाले हो, कि ETF में डाले हो या कोई रेगुलर फंड में डाले हो, इसका फर्क बहुत कम पड़ने वाला है। इस पर ज्यादा निर्भर है कि आप कितनी देर आराम से मंदी में बैठ सकते हो, डिपेंड्स ऑन दैट। सो ये हाँ, नुआंसेस हैं, आधा टका बचेगा, 1% बचेगा, ये सब है, और इतनी पेन है कि ये सब ढूंढो और मॉनिटर करो। 99% लोग मॉनिटर करते नहीं है। बोलने के लिए अच्छी बात है, और लोग बोलते नहीं है मुझे इसमें अच्छा रिटर्न मिला, लेकिन उनको एक्चुअली पता नहीं होता उनको कितना रिटर्न मिला। तो आई डोंट थिंक इतना आपको माथा पीछी करना चाहिए। यू शुड सिट डाउन, फाइंड आउट कि आपको क्या करना है, एक एडवाइजर के साथ बैठ के आप कीजिए,
सच में कह रहा हूँ 10 साल में ये फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आप ETF में रहे, इंडेक्स फंड में रहे या रेगुलर प्लान में। बिल्कुल। तो चलिए इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं और वैसे सेगमेंट को भी समाप्त करने का समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले या इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले कौस्तुभ आपकी रिकमेंडेशंस जानना चाहेंगे। डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, किस तरह के इंडेक्स फंड या ETFs में आप फिलहाल निवेश करने की सलाह दे सकते हैं? बिल्कुल। तो मैं सोचता हूँ अगर आपका पोर्टफोलियो अगर आपको बिल्ड करना है इंडेक्स फंड में, आप जो लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स हो गए जो ट्रैक करें या निफ्टी या सेंसेक्स, उसके साथ आप कोई मिड कैप इंडेक्स फंड को भी उठा सकते हैं, मिड कैप इंडेक्स फंड या ETF। उसके साथ में आप इंटरनेशनल फंड जैसे कुछ US इंटरनेशनल फंड्स काफ़ी लॉन्च हुए हैं पैसिव हाल ही में, तो नैस्डैक हो गया या S&P 500 हो गया, और ये जो इंडेक्स पैसिव फंड्स हैं वो वर्ल्ड की ऑलमोस्ट बिगेस्ट कंपनियों में निवेश करते हैं, और ये काफ़ी हम उनके प्रोडक्ट्स हम खुद यूज़ करते हैं, एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, तो ये काफ़ी पॉपुलर कंपनीज हैं, बहुत बड़ी कंपनियां हैं, काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। तो इंटरनेशनल फंड्स जैसे मैंने बोला US सेंट्रिक फंड्स जो US डोमिसाइल है बट उनकी कंपनियां ग्लोबल है, तो इनमें निवेश करने के लिए काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है। ऑलराइट, तो चलिए ETF या इंडेक्स फंड दोनों में से किस तरह के एक्सपोजर को अपने पोर्टफोलियो में जगह दें, दोनों में से कितना आपको नफा नुकसान हो सकता है, किस तरह के निवेशक को किस तरह का एक्सपोजर लेना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल करना चाहिए, उसकी तमाम बारीकियां आपको बताई हैं। इसी नोट पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पर जुड़ेंगे सीधा दर्शकों के साथ और शामिल करेंगे इस शो में उनके सवाल। बने रहें।